मित्रों, स्वागत है। जो मैं भारतीय राज्य व्यवस्था की यानी पॉलिटी की जो एक वीडियोस की श्रृंखला चलाया हूँ, उसमें यह प्रश्नोत्तरी का यानी जिसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, ये तीसरा वीडियो है। इसमें ज़्यादा नहीं 11 प्रश्नों का कलेक्शन है। अब ये प्रश्न जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से और देशी रियासतों के विलय से संबंधित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप जाकर के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब आइए थोड़ा हम इसको समझते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या इसे उद्देश्य भी कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। असल जो संविधान है उसमें हमने आपको पिछले वीडियो में भी इस बात को समझाया था कि प्रस्तावना और संविधान लागू होने के बाद जोड़ा गया, यानी सबसे बाद का हिस्सा जो है संविधान का वो प्रस्तावना है जिसे जोड़ा गया है। यह प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में, उससे जन्म लिया है, यानी उसी के आधार पर यह प्रस्तावना तैयार किया गया है। तो चूंकि उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर यह प्रस्तावना तैयार हुआ है जो पूरे संविधान की रूपरेखा बताती है, तो इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से ही इसे उद्देश्य क्या कहा गया है। और देशी रियासतों का विलय, इससे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। प्रस्तावना में, अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष, देखिए भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, और अखंडता शब्द, ये 3 शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़े गए। यानी मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें ये शब्द नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार रखिए। तो ये तीनों शब्द प्रस्तावना में, एक संविधान संशोधन था 42वां, फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जो 1976 में संशोधित किया गया था, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसी संविधान संशोधन के तहत इसे, इन तीनों शब्दों को, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण प्रभुता संपन्न का क्या अर्थ है। अब देखेंगे तो प्रस्तावना में शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हमारा देश बिना किसी बाहरी दबाव के, यानी भारत बिना किसी बाहरी दबाव के कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने का अधिकारी है, उसमें सक्षम है। तो भारत बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है, यानी हम अपने बारे में निर्णय स्वयं लेंगे, हम किसी का दबाव महसूस नहीं कर सकते। सारी प्रभुता यानी शक्ति हमारे अंदर है इस चीज के लिए, निर्णय लेने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गणराज्य का क्या अर्थ है। देखिए भारत एक गणराज्य है, गणतंत्र है। ठीक, भारत में जो शासन प्रणाली है वो गणतंत्रात्मक है, गणराज्य है भारत। तो गणराज्य का अर्थ क्या होता है। देखिए गण का मतलब ही होता है समूह, यानी जनता से मतलब है, जनता के समूह से इसका मतलब है। तो गणराज्य का क्या मतलब हुआ, इसको इस तरह से आप समझिए कि जहां का
मुखिया, जहां का मुखिया यानी जो प्रमुख होता है वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुना गया होना चाहिए। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? देखिए, गणतंत्र है, यहाँ शासन जनता करती है, तो जनता के करने का क्या मतलब हुआ? अब जनता में सब निर्णय थोड़े नहीं लेने के लिए अधिकारी बन सकते हैं। तो जो प्रमुख होता है वह चुन दिया जाता है। हमारे यहाँ प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। अब प्रमुख कहीं भ्रमवश, अब कुछ जो बच्चे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स बारे में नहीं जानते तो कहीं प्रधानमंत्री समझने लगते हैं कि वो प्रमुख है। नहीं, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वह हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। यानी जनता जो है वह अपने प्रतिनिधियों का, सांसदों का, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती है और फिर वे सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इस तरह से जनता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। ठीक, तो प्रमुख जो है देश का वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जनता द्वारा ही चुना जाता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। ठीक, यानी यहाँ का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? देखिए, प्रस्तावना का इतना अधिक महत्व है कि इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा, देखिए यहां में संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। ठीक, अब यहां एक और निराकरण कर देना चाहता हूं कि एक अनुच्छेद 32 है, एक है अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह ध्यान दीजिए, अंबेडकर द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद जो 32 है यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे संविधान की आत्मा कहा गया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अगर ऐसे सामान्य रूप से पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे प्रस्तावना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संविधान में सबसे बाद में क्या जोड़ा गया है, ये तो अभी हम समझा करके आगे बढ़े हैं कि संविधान में सबसे बाद में प्रस्तावना जोड़ा गया है। ठीक, जो संविधान लागू होने के बाद जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? हमारी जो उद्देशिका है, उद्देशिका का मतलब हमने क्या बताया? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है जो जनता को मिलनी चाहिए। एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय। देखिए, यही चीजें हैं जो हमारे संविधान के ढांचा को, आकार को तय कर देती हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, यह न्याय मिलना चाहिए जनता को। ये तीनों न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में देशी रियासतों के विलय में प्रमुख योगदान किसका था? तो पिछले वीडियो में भी मैंने इस बात को क्लियर किया है कि अब चूंकि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो देशी रियासतों का विलय करके एक भारत का निर्माण करें, और उसको उन्होंने बखूबी पूरा भी किया था। तो सबसे प्रमुख योगदान
सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। देशी रियासतों के विलय में सबसे प्रमुख योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, जिसे लौह पुरुष कहते हैं। ठीक, यानी मैन ऑफ द आयरन विल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किस प्रकार हुआ? अब किस प्रकार का क्या मतलब हुआ, यह प्रश्न क्यों उठता है, थोड़ा समझ लेते हैं। कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तो कटिबद्ध थे कि जितने भी देशी रियासतें हैं, लगभग 563 देशी रियासतें थी, उनको मिला करके एक भारत का निर्माण किया जाए, क्योंकि इन देशी रियासतों के अपने अपने छोटे छोटे राजा थे। तो अब कैसे संभव था कि देश स्वतंत्र हो गया है, एक देश का निर्माण करना है, एकीकरण होना चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने राजाओं से बातचीत की और अपने प्रयास में सफल रहे। लेकिन 3 राज्य ऐसे थे जो कुछ ज्यादा नेतागिरी कर रहे थे, नौटंकी कर रहे थे, और जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल तोड़ कर रख दिए, यानी जिनके इरादों को, मंसूबों को, इसीलिए तो उन्हें मैन ऑफ द आयरन विल कहा गया, लौह पुरुष, कि जो संकल्प करते थे उसे पूरा करते थे। तो जम्मू कश्मीर जो आज भी विवादित है, यहाँ का पीओके जिसे आप कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, भारत का ही अंग है, वह बेईमानी किया गया है बेईमानों के द्वारा। तो हुआ क्या था कि ये जम्मू कश्मीर का राजा उस समय हरि सिंह था। तो चूंकि देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता थी कि वो चाहे भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल हो सकते हैं, और यह भी छूट दी गई थी कि चाहे तो स्वतंत्र रहें। तो जम्मू कश्मीर का राजा जो था हरि सिंह, वो भारत में विलय के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ये जो पाकिस्तान बेईमानी के नींव पर ही जो जिंदा है, उसके कबायली छापामार स्वतंत्र होते ही कश्मीर पर आक्रमण कर दिए, और लगभग 8 जिले हैं वो पीओके में जिन पर वो अपना अधिकार कर चुके थे। अब वह राजा हरि सिंह जो पहले विलय के लिए तैयार नहीं था, अब अपनी रक्षा के लिए वो आया पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास और कहा कि हमारी मदद करिए, और उसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया कि आप पहले हस्ताक्षर करिए, तो फिर हम आपकी भारतीय सेना आपकी मदद के लिए जाएगी। और फिर वो जब हस्ताक्षर किया तो भारतीय सेना वहां पहुंची, तो फिर वो दुम दबा के भागे। लेकिन उस समय तक उस पर उतने क्षेत्र पर, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उनका अधिकार हो चुका था। और वो अब उस पर बात करेंगे तो लंबी कहानी बनेगी, फिर कभी किसी वीडियो में मौका मिलेगा तो बात होगी। चलिए, तो यह विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को, अब ध्यान दीजिए, 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का, यानी जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जूनागढ़ का विलय किस प्रकार हुआ? अब यही नौटंकीबाज 3 प्रांत थे उस समय बचे थे। एक जम्मू कश्मीर आपने देखा, दूसरा जूनागढ़, और तीसरा हैदराबाद। अब तीनों को किस प्रकार से वो शामिल किए हैं, ये अंत में बचे रहे थे। तो अब इन तीनों के लिए विशेष प्रयास किया गया, तो इसलिए ये 3 देशी रियासतों के विलय में चर्चा में रहते हैं, इन पर प्रश्न बनता है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में आपने समझा किस प्रकार उसका विलय हुआ। अब जूनागढ़ के बारे में समझते हैं। तो जूनागढ़ का जो नवाब था, वहाँ का निजाम, अब वो भी भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। अब ऐसे में वो पाकिस्तान प्रेमी था ये। ऐसे में एक कहानी आती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके पास गए, राजा के पास, तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे बाप और मेरे बाप सच्चे मित्र थे, अच्छे मित्र थे, इसलिए थोड़ा मुरव्वत कर रहा हूं, और नहीं इतने जूते मारूंगा तुमको, दिमाग ठंडा हो जाएगा। अब वह डर गया
और डर करके वो पाकिस्तान भाग गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि गृह मंत्री थे भाई, उन्हीं की जिम्मेदारी थी, वहाँ ये जनमत संग्रह करा दिए, यानी जनता द्वारा एक तरह समझिए कि वोटिंग, कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। तो उसमें जो है भारत के पक्ष में ज़्यादा लोग थे, तो इस तरह से भारत में विलय कर लिया गया। तो जूनागढ़ का जो विलय हुआ वह जनमत संग्रह के द्वारा हुआ, ठीक, जनता का मत समझ करके किया गया। देखिए एक प्रश्न यहाँ और शामिल करने से छूट गया है, उसको भी मैं यहाँ बता दूं आप लोगों को। देखिए हमने 3 रियासतों की चर्चा की यहाँ, तो जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, ठीक, ये 2 की चर्चा हो चुकी। अब यहीं जो हैदराबाद है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न स्लाइड में छूट गया है। तो हैदराबाद भी शामिल था। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा शामिल किया गया था, ठीक। अब प्रश्न यही बनाते हैं कि हैदराबाद को किस प्रकार शामिल किया गया। तो वहाँ पुलिस कार्रवाई की गई थी, क्योंकि वो जानते थे कि शायद जनमत संग्रह में हो सकता है कि असफल हो जाएं, इसलिए पुलिस कार्रवाई की है। और जो ऑपरेशन उन्होंने किया उसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। ऑपरेशन पोलो, पुलिस कार्रवाई जो की गई थी उसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। यह भी आप जानते रहिए कि उस ऑपरेशन का क्या नाम था। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, ठीक। और हैदराबाद को शामिल किया गया 17 सितंबर 1948 को, यानी सितंबर, आप ध्यान दीजिए कि सितंबर में शामिल किया गया था 1948 में। अब एक प्रश्न और बनता है, यह प्रश्न कि इन तीनों में से सबसे पहले किसको शामिल किया गया है, या क्रम क्या है शामिल होने का। तो इसे भी आप जान लीजिए। पहले जम्मू कश्मीर को हमने बताया कि 26 अक्टूबर 1947 को ही शामिल कर लिया गया था, ठीक, भारत में, यानी विलय हो चुका था। और जूनागढ़ का विलय दूसरे नंबर पर था, 20 फरवरी को हुआ था 1948 में, ठीक। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, इसके बाद 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ का, और सितंबर में आप जाएंगे तो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का, ठीक। यानी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, एक क्रम है उनका। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान किसको समर्पित है। तो भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। अब देखेंगे संविधान में, तो वहाँ है प्रस्तावना में, जब आप देखेंगे कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके बाद अंत में क्या आता है, आत्मार्पित करते हैं, यानी संविधान को हम भारत के लोग आत्मार्पित किए हैं। तो हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता, यानी यह संविधान जो है भारतीय, हमारा संविधान हमारे लोगों को, यानी भारतीय लोगों को, भारतीय जनता को समर्पित है। आगे देखते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। आप सुनते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब भारत में तो धर्मनिरपेक्षता, संप्रदायवाद, ये सब चर्चा, हल्ला गुल्ला सुनना बहुत आसान है। तो धर्मनिरपेक्ष को हम समझ लेते हैं। हमारे संविधान में भी भारत एक पंथ निरपेक्ष देश कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया है। तो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य स्वयं अपना कोई विशेष धर्म नहीं मानेगी, यानी वह धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगी कि जनता चाहे जिस धर्म को माने, ठीक, कोई किसी के इस
पद्धति में यानी उपासना पद्धति हो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसके लिए सब स्वतंत्र हैं। राज्य भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, न राज्य किसी धर्म विशेष को प्रश्रय देगी। यानी उसका अपना धर्म नहीं है, वो तटस्थ है, उदासीन है। तो ऐसा राज्य जो हो उसे धर्म निरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो भारत भी एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। ठीक, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी होते हैं कह दूं करने के लिए, वो भी अच्छा नहीं लगता। ठीक, लेकिन कहना पड़ जाता है। धन्यवाद।